हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि कितने तरह का मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो रो मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है कि रो और कॉलम तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि एक मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, ऑफ एरे होता है, जिसमें नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर के इनसाइड लिखते हैं या फिर फंक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रो है, 1 2 3 लिखा हुआ है एक रो के अंदर। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एक एग्जांपल हो जाएगा रो मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें कोई और मैट्रिक्स लिख ले और इसके अंदर हम कोई फंक्शन लिख ले, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, तो हम क्या बोले, एक मैट्रिसेस के अंदर रो या तो नंबर हो सकता है या तो फंक्शन हो सकता है। और जैसे कि ये एक रो के अंदर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा जो होगा वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स कहने का क्या डेफिनेशन होगा, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम रहेगा, यानी कि सिर्फ एक कॉलम है इस मैट्रिक्स में, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल लें, वाई इज इक्वल्स टू log of x e टू द पावर x साइन ऑफ x। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा एक कॉलम में लिखा हुआ है, इसके लिए ये हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक नंबर का एक एग्जांपल और एक फंक्शन का दूसरा एग्जांपल। ठीक है, फिर तीसरा जो होता है वो हमारा होता है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सभी जीरो रहेगा, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस मैट्रिक्स को हम जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ मैट्रिक्स जो होगा वो जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारा आगे के सिलेबस के हिसाब से, वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि कंडीशन ये है कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। हम ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर लिखने का जो तरीका होता है वो हमारा m क्रॉस n होता है। m क्या बताता है, m बताता है नंबर ऑफ रो को और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहाँ पर रो और कॉलम जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू n होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हैं, c इज इक्वल्स टू 3269। यहाँ पे 32 में देखिए तो ये हमारा एक और ये हमारा दूसरा रो है, R1 R2। ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा कॉलम है, C1 C2। तो यहाँ पर m और n दोनों 2 है, यानी कि रो और कॉलम दोनों बराबर है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। तो दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक हो जाता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हो जाता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है कि कोई भी एक साइड में, अपर साइड में या फिर लोअर साइड में तीन जो सॉरी यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का है। तो डायगोनल के अगर हम नीचे देखें तो तीन एलिमेंट है और डायगोनल के ऊपर देखें तो भी तीन एलिमेंट है। ठीक है, तो डायगोनल के नीचे का अगर तीनों एलिमेंट जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि डायगोनल के ऊपर का जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, उसी तरीके से और ये जो डायगोनल है इसको हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, यानी कि ये डायगोनल ही हमको डिसाइड करके देगा कि इसके नीचे का जीरो होना चाहिए। उसी तरीके से जस्ट इसके अपोजिट देखें तो ये हमारा 1 5 और 9 जो है वो हमारा लीडिंग डायगोनल हो गया। अगर उसके ऊपर का तीनों एलिमेंट जीरो है और नीचे का कुछ नंबर्स है तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अपर और लोअर में कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायगोनल कौन सा है, लीडिंग डायगोनल डिसाइड करने के बाद देखेंगे अगर ऊपर का एलिमेंट जीरो है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर नीचे का डायगोनल जीरो है, सॉरी ट्रायंगल जीरो है, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी अगर कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट जीरो हो सकता है, बट अगर ऑल थ्री जीरो हो गया तो फिर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल अभी हम डिस्कस किए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक लीडिंग डायगोनल था। तो उसी तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वो लीडिंग डायगोनल था लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं था। डायगोनल मैट्रिक्स तब रहेगा जब उसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के
बाकी सभी ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको हम, अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायगोनल। डायगोनल में हमारा जो एलिमेंट है वो 3 रहेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डायग ऑफ ब्रैकेट ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का डायगोनल में क्या क्या है, तो 3 4 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स को भी इस तरीके से शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर डायगोनल में 3 4 5 था। इसके अलावा अगर 1 1 हो जाए, 1 1 हो जाए तो क्या बोलेंगे हम कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वही यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, जब उसका डायगोनल एलिमेंट जो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीखे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स असल में डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या देखें कि ये जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है ये 3x3 का है, तो हम इसको I3 बोल सकते हैं। उसी तरीके से ये हमारा 2x2 का था, तो हम इसको I2 बोल सकते थे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो मैट्रिक्स का 1 1 1 है, ये क्या है? सभी यूनिट वैल्यू है। तो यूनिट वैल्यू होने की वजह से ही हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये बाकी सब तो ज़ीरो था, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट 3 4 5 था। तो अगर 3 4 5 की जगह पे 1 1 हो गया तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाया। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि ऑल, हम यहाँ से एक बोल सकते हैं ऑल यूनिट मैट्रिक्स। ऑल यूनिट मैट्रिक्स जो है वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी उसी तरीके से यहाँ पर आएंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि जैसे कि ये 3x3 का एक मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लिए हैं, तो ये वैल्यू सारा सेम है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये 1 1 1 है तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स कहला सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और है, जैसे 2 2 2 है, या फिर 3 3 3 है, या फिर 10 10 10 है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम अगर बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या फिर स्केलर मैट्रिक्स हो, वो हमारा एक टाइप होगा किसका? डायगोनल मैट्रिक्स का, क्योंकि हम डायगोनल को ही डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? तो डायगोनल का वैल्यू अलग अलग होने से वो डायगोनल मैट्रिक्स है, वही डायगोनल का वैल्यू सेम होने से उसी को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। और उसी में अगर डायगोनल का वैल्यू 1 1 होने से हम क्या बोल रहे हैं? उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज होता है क्या है? पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग आइदर रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। ठीक है, अगर या तो हम रो को कॉलम में बदल दें या फिर कॉलम को रो में बदल दें, तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा नया मैट्रिक्स, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखने का, ध्यान देने का बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज में ए टी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का, ए ऊपर में एक डैश लिखते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो ए कॉम्प्लीमेंट की तरह एक डैश भी लिख सकते हैं और ए टी भी लिख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दोनों ही रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये 1 2 3 जो है ये अभी किस पे लिखा है? ये अभी रो में लिखा है, तो हम इसको सीधा सीधा कॉलम में लिख देंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया। उसी तरीके से ये 4 5 6 दूसरा रो में है, तो हम इसको दूसरे कॉलम में लिख लेंगे 4 5 6। उसी तरीके से 7 8 9 तीसरे रो में है, तो हम इसको तीसरे कॉलम में लिख लेंगे। तो ये हो गया 7 8 9। तो ये हमारा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? जब कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा तो या तो उसका रो को कॉलम में बदल देंगे या फिर कॉलम को रो में बदल देंगे। हम यहाँ पर क्या किए? हम यहाँ पर रो को कॉलम में बदले हैं। ठीक है, जनरली सारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं।